सॉरी 16R होगी इज इक्वल टू रो, ये आ गई L ओवर A। अब मुझे ये बताओ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितनी लेंथ में चेंज होगी उतना एरिया में चेंज होगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1/4 से ऊपर वाले को ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करता हूं 4, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/4। जितनी लेंथ हमने बढ़ाई है उतना एरिया कम करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया था मैंने, ठीक हो गया। तो यहां पर एरिया आ जाएगा A इज इक्वल टू 1/, ये देखो ये फैक्टर क्या आ रहा है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4A, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक हो गया। लो बेटा जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इनवर्स में याद रख ले, इनवर्स में याद रख ले, ठीक है, अब आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। लो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ओहम्स लॉ, जी ओहम्स लॉ इज ट्रू फॉर मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा ऑप्शन सी फॉर मेटालिक कंडक्टर नहीं, फॉर डायोड, बेटा सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शन ए इज अ वैलिड, ठीक हो गया बेटा, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स रहती है, मेटल की बात कर रहा हूं, तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी ओहम लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डायग्राम बनी हुई है, एंड आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस आर, ओके, टू एमीटर A1 एंड A2 आर आल्सो कनेक्टेड इन द फिगर, व्हाट इज ट्रू, बताएंगे इनमें से ट्रू कौन सा होगा। बेटा सबसे पहले एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5, जब भी लिखा होगा ना आइडियल वोल्टमीटर, क्या लिखा होगा आइडियल वोल्टमीटर, तो बेटा समझ लीजिएगा कि आइडियल वोल्टमीटर ऐसा वोल्टमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है, ये बात रट लो, और उस वोल्ट मीटर के अक्रॉस, ठीक है, ये मैं आरवी लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, उसके अक्रॉस करंट जीरो पास करेगा, करंट पास नहीं करेगा। अब आपको ये नजर आ रही है कि ये दो, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पे करंट ऊपर फ्लो नहीं करेगा, तो सीरीज में बेटा आपने पता हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होते हैं, सीरीज में I1 किसके बराबर होगा बेटा I2 के बराबर, तो इसका मतलब करंट सेम होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि देखो यहां से ये ऊपर करंट तो जा ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टमीटर आइडियल है, इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, सारा करंट सीधा गुजरेगा, तो जितना करंट A1 में होगा उतना ही करंट A2 में होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इन अ सेमीकंडक्टर अ सर्किट करंट ड्यू टू, लो जी सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपको पता है बेटा, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, चैप्टर नंबर 17 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a certain piece of silver of given mass is made like wire, सिल्वर की है एक पीस है, उसको वायर बना दिया हमने, अच्छा, which of the following combination of length and area of cross section of smallest resistance, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस देगा, सिंपल फार्मूला बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लो जी R इज इक्वल टू रो L ओवर A, लो जी एरिया और लेंथ के कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में दिए हुए हैं, जो ऑप्शन जिसमें मिनिमम लेंथ बनेगा बेटा वो पुट कर ले, L A पुट करेगा नहीं बनेगा, 2L और A पर एरिया ऊपर चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो L/2 और A/2 पुट करके देख लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा L/2 डिवाइडेड बाय A/2, ये ऊपर जाके बेटा ये दो दो से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसी तरह बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सर L/2 और 2A है, हाँ L/2 और 2A, L/2 और 2A है, तो ये बेटा आ जाएगा L ओवर 4, ठीक है, ये बेटा आ जाएगा L रो L ओवर A, इसका मतलब ये है कि R प्राइम जो है बेटा ये किसके बराबर आ गई 1/4R, लो जी ये रिजल्ट मिनिमम है, ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहा है कि ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a wire of uniform area cross section A length and resistance R is cut into two parts, ठीक है, the resistivity of the material is, लो जी एक तार है उसको हमने दो हिस्सों में काट दिया है, एक तार है उसको हमने दो हिस्सों में काट दिया, पता है नई रेजिस्टिविटी क्या होगी,
बेटा ये देखो, ये एक वायर है, इसको हमने दो हिस्सों में कट कर दिया है, सेंटर से क्या कर दिया, इसको हमने कट कर दिया। तो बताइए इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा? जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन डायमेंशंस के ऊपर जो लेंथ और एरिया डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा तार अगर कॉपर की है तो तार अगर काट दोगे तो ये कॉपर की रहेगी ना, इसका मटेरियल तो सेम ही रहेगा ना, तो इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो याद रखो कि जो होती है ना रेजिस्टिविटी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये बात आपने इसका 100 पीस भी कर दो, रेजिस्टिविटी इसकी सेम ही रहेगी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द मेटालिक इलेक्ट्रॉन, ये बुक की इंफॉर्मेशन है 10 की पावर -3 चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पेज के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो 10 की पावर -3 इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा जबरदस्त है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, लो जी सवाल ये है कि दो बल्ब है, एक 25 वॉट का है और एक 100 वॉट का, दो बल्ब है 220 वोल्ट के ऊपर लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बताओ किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी? ये ना जरा सवाल बड़ा जबरदस्त है, इसको जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो जी इस तरह है कि ये बल्ब है, ठीक है, और इसी तरह बेटा नीचे भी एक ये भी बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंने लगा दिए, आप देख सकते हैं एक सेल के साथ। ठीक है, ये भी बल्ब है और ये भी एक बल्ब है, एक 25 वॉट का और एक 100 वॉट का। ये दो बल्ब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। इन दोनों बल्ब में से ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? ठीक है, इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला आपने याद रखना है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये नोट कर लो सारे। फॉर पैरेलल, जब भी दो बल्ब कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगे होंगे ना, तो उसके लिए बेटा आपने याद रखना है कि जो पावर होती है ना, पावर दो तरह की होती है। P rated इज इक्वल टू वोल्टेज डिजाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा जितने भी हम बाजार से बल्ब लेके आते हैं ना, वो बेटा 220 वोल्टेज पर डिजाइन होते हैं और उनके ऊपर पावर लिखी होती है, वो रेटेड पावर होती है। और ब्राइटनेस क्या होती है जरा गौर से देखिए। लो जी ये मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सर आर स्क्वायर होगा। बात कंप्लीट होने दो प्लीज, एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दो जरा। लो जी ब्राइटनेस होती है ना, इसको कहते हैं पावर कंज्यूम। क्या कहते हैं? पावर कंज्यूम। ये फॉर्मूला बेटा इसका होता है, जितनी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है कि पावर रेटेड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम। लो जी ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट करेगा जब बल्ब आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। अब बताओ रेटेड पावर सबसे ज्यादा किसकी है? 100 वोल्ट की। 100 ये रेटेड पावर है, कितनी दी हुई है? 100। कितनी दी हुई है बेटा? 100। तो 100 अगर इसकी पावर रेटेड है तो पावर कंज्यूम इसकी 100 होगी, तो 100 वाट वाला जो बल्ब है ना वो ज्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है, सर ये P is equal to V square divided by R नहीं होगा? सर वी स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके ओके ओके, जल्दी में लिख के आऊंगा। ठीक है, तो ये बेटा आपने ये तीन चीजें याद रखनी है। क्लियर बच्चों? चले आगे चलो, ये मैं फिर बता रहा हूँ। दोबारा बता दे प्लीज, ब्राइटनेस का जो आपने रेटेड पावर का बताया ना, वो दोबारा बता दे। बेटा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ब्राइटनेस होती है ना वो पावर कंज्यूम होती है। जो बल्ब जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना वो ग्लो करेगा। एक बात। दूसरा, पावर रेटेड क्या होती है? ये जो गिवन है, जो बल्ब के ऊपर, डब्बों के ऊपर जो बाजार से लेने जाते हैं ना बल्ब, उनके ऊपर लिखा होता है कि 100 वाट का बल्ब है या ये 25 वाट का बल्ब है, वो रेटेड पावर होती है। उसका फार्मूला V स्क्वायर ओवर R होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा आपने P रेटेड P कंज्यूम के बराबर ही होती है। इसका मतलब जितनी रेटेड पावर होगी उतनी ही कंज्यूम पावर होगी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि 100 वाट जो है अगर वो उसकी रेटेड पावर है तो 100 ही उसकी कंज्यूम पावर होगी और उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। कोई नई बात नहीं, बहुत सादा सी बात है। ठीक हो सर उस लिहाज से तो जो ऊपर वाला बल्ब है उसकी पावर ज्यादा है, तो कंज्यूमिंग पावर ऊपर वाला बल्ब, ये वाला 25 वाट का है, ये पावर कम है। ओके ये सर 25 वाट का बल्ब है।
25 Okay, वाट का मैंने- बल्ब 25 पावर कंज्यूम करेगा और नीचे ओके वाला सर, बल्ब मुझे 100 लगा वाट। जी 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 ओके तो सर। बोलो सर सीरीज का क्या होगा फिर? सॉरी सर सीरीज में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो तो उसकी पावर को हम किस तरह मतलब रिलेट वो और करेंगे? फार्मूला है, वो भी बेटा एक फार्मूला है, ठीक है, वो भी एक फार्मूला है। उसके लिए बेटा आप फार्मूला लगाते हो P कंज्यूम इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। उसके लिए बेटा आप ये फार्मूला लगाते हो सीरीज के लिए। ये किसके लिए? सीरीज के लिए। तो उसके लिए बेटा आप ये फार्मूला लगाओगे P कंज्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पहले यहां से रेजिस्टेंस चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने यहां से देखनी है कि पावर कंज्यूम किसकी ज्यादा है। जिसकी पावर कंजप्शन ज्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस होगी। ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। सारा नोट कर लो, ये बड़ा अहम है बेटा। ठीक हो गया? चलो जी आगे देखो जी। लो जी, which of the following is not is a power of a watt? बेटा ए भी जाहिर बात है वी आई, बी भी पावर है। जॉल सेकंड वर्क पर यूनिट टाइम ये भी वॉट है। ए स्क्वायर ओम यानी आई स्क्वायर आर ये भी पावर है। तो ऑप्शन ए जो है ना बेटा ये करंट ओवर वोल्टेज बनता है विच इज नॉट पावर। तो इसका आंसर बेटा अल्फा होगा। ठीक है, लो जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कैलकुलेट पावर इन 20 ओहम रेजिस्टेंस। 20 ओहम रेजिस्टेंस के ऊपर पावर कितनी होगी? बेटा ये बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये है कि ये लगा हुआ है पैरेलल में लगा हुआ है ना। ये देखो ये इसके साथ जो है ना ये पैरेलल में ही है। ये इधर लगा दो या ये इधर लगा दो, ये पैरेलल में ही है। तो v स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला लगाओगे ना तो वहां से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? p स्क्वायर ओवर r। जस्ट अपने वैल्यूज पुट करनी है। इसका आंसर जो है ना बेटा ये कितना निकलेगा? इसका आंसर 20 किलोवाट यूनिट कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल फार्मूले वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। टू मेटल्स हैविंग सेम रेजिस्टिविटी, ये लिखो बेटा सेम रेजिस्टिविटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम देयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? नहीं कर सकते। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके चलो इसको देख लेते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्ट होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्ट होता है। बेटा हम सिर्फ यहाँ पर टू मेटल ऑफ वायर है और सेम रेजिस्टिविटी कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना बेटा उसको सेम डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ एरिया डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और जो कंडक्टेंस होती है जाहिर बात है वो भी लेंथ डिपेंडेंट होती है। अगर सेम रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी भी सेम होगी जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो पीछे सिर्फ यही ऑप्शन बचती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा। लो जी, 20 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लोज फॉर 30 सेकंड वायर। ओके दोबारा पढ़िए इसको। 20 माइक्रो, ये क्या लिखा हुआ है? 20 माइक्रो एक्यूरेट फ्लो ऑफ 30 सेकंड वायर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। Ampere current. ये एम्पेयर 20 करंट है, microampere. 20 माइक्रो एम्पेयर है, सॉरी हाँ ये ना थोड़ी सी ना टाइप उसमें स्पेस में डाला हुआ ना। 20 माइक्रो एम्पेयर करंट है जी 30 सेकंड में ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिखा भी हुआ इसका। ठीक है, ये नोट कर लो। Q इज इक्वल टू IT, तो यहां से बेटा इसको हम निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। एन इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 पढ़ रहा हूं मैं। An electric heater and fan are marked 100 watt and 220 volt and दूसरा दिया हुआ बेटा 100 watt and 220 volt respectively. The resistance of fan is, बेटा ये देखो इसी फार्मूले को दोबारा देखो। अब ना जो पावर दी हुई है ना वो रेटेड पावर है। कौन सी पावर है बेटा? रेटेड पावर। यहां से आपने रिलेशन डेवलप करना है कि P जो रेटेड होता है ना, P rated proportional to 1 over R है। तो बेटा सारी बात है जो फैन है उसकी बेटा पावर कम है और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस फार्मूले से आप आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आप खुद ही देख लें क्या बनेगा। ग्रेटर देन द हीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ फायर जो होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, क्योंकि उसकी पावर कम है। इनवर्स रिलेशन आ रहा है उसमें, वो लिखा हुआ मैंने। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट देखो जी। Okay, in an open
सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज, बेटा जब सर्किट ओपन होता है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑफ। क्या मतलब होता है? स्विच ऑफ। जब बटन ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आंसर इज 0। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ। नोट कर लो ये बात। लो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज and gradually to find power then we have to prioritize। हाँ बेटा, अभी आप में से मुझे किसी ने फार्मूला पूछा था कि सर अगर बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो कौन सा फार्मूला होता है, तो इसका बेटा बीटा आंसर ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीरीज के लिए आई स्क्वायर ओवर आर। अगर बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में इसलिए आई स्क्वायर लेते हैं क्योंकि करंट सेम होता है। ठीक हो गया बेटा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, चलो आगे चलो। The Ohm law for ohmic resistance gives straight line whose slope gives। लो जी, ओम लॉ का ग्राफ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू देगा। लो बेटा, ये ओम लॉ है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है ओम लॉ फॉर ओमिक रेजिस्टेंस स्लोप। बेटा इसमें ये होता है कि ये आई होता है y एक्सिस के लॉन्ग और जो वोल्टेज होता है वो होता है x एक्सिस के लॉन्ग, और ये इसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ये। और बेटे आपको पता है कि जो स्लोप होता है ना, उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर बेटा क्या है, यहाँ पर I है और बेस का यहाँ पे वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है कि I ओवर V जो है ना, ये 1 ओवर R के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ओवर R। क्योंकि हम जानते हैं कि जो R होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होगा? V ओवर I। तो I ओवर V किसके बराबर होगा? 1 ओवर R। और 1 ओवर R क्या है बेटा? कंडक्टेंस। क्या है बेटा ये? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। खुद ही देख लो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस इज द राइट आंसर, बीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है द ईएमएफ इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। बेटा ईएमएफ इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम भी वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, दोनों के यूनिट सेम है इसलिए इसको रिलेट किया जा सकता है। ईएमएफ कॉज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, लो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द ओहम लॉ का रिलेशन है। ठीक है, आर कांस्टेंट होगी तो V प्रोपोर्शनल टू I है, तो वोल्टेज डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। सिर्फ पावर का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। पावर का बेटा पावर पूछी नहीं हुई, वो कह रहा है व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बोथ A and B। हाँ नहीं बेटा, ये ओहम लॉ एप्लीकेबल है। पावर के लिए फार्मूले जो होते हैं वो डायरेक्ट भी रिलेशन होता है, इनवर्स भी होता है। ठीक है, एक बात याद रखो बेटा, पावर, मेरी बात सुन लो, मैं वही बताने लगा हूं। पावर जो होती है ना, उसमें करंट और वोल्टेज इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं। जी पावर में करंट और वोल्टेज इनवर्स रिलेशन में होते हैं, क्योंकि मोस्टली जब पावर के फार्मूले लग रहे होते हैं ना, वो मटेरियल नॉन ओहमिक होते हैं। समझ लगी ना बेटा? अब वो सवाल के अंदर वो पूछ रहा है अगर डबल वोल्टेज करेंगे तो डबल भी आ रहा है। वो ये देखो, ये डबल द वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट डबल द करंट। ठीक है, तो इसका आंसर I square R में होता है ना रिलेशन। जी इक्वल टू I square R वाला, तो उसमें सर उसमें अगर देखें तो बेटा मैं बता रहा हूँ पावर के जितने भी फार्मूले हैं उसमें करंट और वोल्टेज इनवर्स रिलेशन में होते हैं, और पावर हम उनमें लगाते हैं जो मटेरियल नॉन ओहमिक होते हैं। वहां पर ओम लॉ है। बेटा आप मुझे बोलने तो देना, फिर मैं आपको आंसर कर देता हूँ। आप पहले पूछ लो, बोल लो, सवाल पूछो, क्या है, जल्दी करो। जी बेटा सवाल पूछे। जी बेटा पूछो, क्लियर है? ये माइक सबके ऑन किए हुए हैं, मेरी आवाज भी जा रही है सबको। चले ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 रखें जी। क्वेश्चन नंबर 21 है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू। लो जी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा बेटा? लो जी, रेजिस्टेंस होती है R और कंडक्टेंस होती है 1 ओवर R। दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1। क्वेश्चन नंबर 21।
तो जी क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रिक रूम रेडिएटर। चलो जी, इलेक्ट्रिक रूम है, उसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है, विच ऑपरेट 50 वोल्ट वोल्टेज रेजिस्टेंस दी हुई है, पावर। अब देखो ना, यहां पर पावर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक रूम रेडिएटर होता है ना, वो नॉन ओहमिक मटेरियल होता है। यहां पर पावर का फार्मूला लगाएंगे, तो पावर का फार्मूला कौन सा बेटा लगेगा? ये लगेगा v स्क्वायर ओवर r। v दिया हुआ है, ठीक है, r दिया हुआ है, जस्ट वैल्यूज पुट करो, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बात याद रखो, मैं आपको ना गुर की बात बताता हूँ। जितने भी घरों के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं ना, उसमें फार्मूला v स्क्वायर ओवर r लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि घरों के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। जब भी एमसीक्यू आए ना, फैन का निकाल लें पावर, पंखे का निकाल लें, हीटर का निकाल लें, चुप करके v स्क्वायर ओवर r निकाल देना, सोचना नहीं है i स्क्वायर ओवर r निकालना है, क्योंकि हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये गुर की बात है, इसको अपने पल्ले बांध लो। आगे चलो बेटा, चलो जी। अच्छा, तो कौन सा कर रहे थे? अल्लाह भला करे। सर 23 वाला। हाँ 23 करना। ओके ओके बेटा। अच्छा, ये पावर समझ आ गई ना, पावर वाली बात जी सर। हाँ, जब भी घरों के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसकी पावर पूछी जाए तो चुप करके v स्क्वायर ओवर r वाला फार्मूला लगा देना। अगर v मिसिंग है तो दूसरे कैलकुलेट से करके v कैलकुलेट कर लो, फिर उसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कभी तंगी नहीं आएगी। ये बात ना अपने पल्ले बांध लो। चलो जी, the EMF of the battery is 6 volt and its internal resistance is 0.2. It's deliver maximum power. ओ बेटा, मैक्सिमम पावर का फार्मूले आपके लिखे हुए हैं। P मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होती है? किसी को अगर याद होगा, P max is equal to E square over 4R। ये तभी पॉसिबल होता है कि जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर E और 4R की वैल्यू दी हुई है, वो बता दे कितनी है, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, आंसर निकाल दे। 6 वोल्ट दिया हुआ है और 0.2 दिया हुआ है। लो जनाब, 6 वोल्ट जो है वो 36 बन जाएगा और 4 इंटू 0.2। लो जनाब, इसको हल कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने से अल्लाह भला करे आंसर 45 वाट आ जाएगा। आगे चले बेटा, चलो जी। The terminal potential difference of a battery, लो जी, the terminal potential difference of a battery is equal to EMF when internal resistance is। इसका बेटा एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वो टॉपिक है ना, उसके अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, E is equal to VT plus I small r। ये बेटा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले से आपको ये मदद हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर करंट की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ जो है किसके बराबर आ जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। बहुत सादा सा रिलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर करंट 0 है। अल्फा इज आंसर। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज रिलेटेड टू, बेटा इसका आंसर E is equal to VT plus IR। ये फार्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक हो गया। और दूसरा फार्मूला, अगर आप इसको इस फैक्टर को इधर ले आएंगे तो वो माइनस बन जाएगा, वो बेटा ऑप्शन में मौजूद है। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? बोथ अल्फा एंड बीटा, ये दोनों रिलेशन दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज, ओहो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया, बताओ ओपन सर्किट क्या होता है? अभी बताया मैंने, प्लीज। करंट 0 होगा। करंट 0 होगा तो बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगी? सर E के बराबर होगी, EMF E के बराबर होगी। ठीक है, जहां सर्किट ओपन है वो स्विच ऑफ है, करंट 0, बात खत्म। आगे चलो। ठीक है, द वोल्टेज current graph of the conductors at the different temperature as shown in the figure। ठीक है, the relation between resistance is, बहुत जबरदस्त सवाल, प्यारा सवाल, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लो जनाब, बात ये है कि सवाल दिया हुआ है, वोल्टेज को उसने लिया हुआ है y एक्सिस के लॉन्ग और करंट को लिया हुआ है x एक्सिस के लॉन्ग, और इसमें दो ग्राफ दिए हुए एट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एक के लिए रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे के लिए रेजिस्टेंस कितनी बेटा?
और 2 है, ठीक है। एक अल्फा एंगल बना रहे हैं और दूसरा, अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल जो है वो कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, R1 ज्यादा होगी या R2, सॉरी R1 ऊपर वाली है, R1 ऊपर वाली दी हुई है और R2 नीचे वाली। बेटा सबसे पहले इसका निकालो स्लोप। स्लोप क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस बार परपेंडिकुलर V है, ग्राफ को प्लीज मेहरबानी करके पढ़ लीजिएगा। अक्सर यहाँ पर I दिया होता है लेकिन यहाँ पर उसने जाने के लिए V दिया हुआ है। लो जी, परपेंडिकुलर V ओवर करंट क्या है बेटा I, V ओवर I। लो जी, स्लोप क्या बन गई, रेजिस्टेंस। स्लोप क्या बन गई, रेजिस्टेंस। अब जरा गौर से देखो, जैसे जैसे मार्कर ऊपर जा रही है ना, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप कहता है ढलवान को। जैसे जैसे मार्कर नीचे आ रही है ना, इसका मतलब ये कि स्लोप कम हो रहा है। अब आपने बताना है कि R1 का स्लोप ज्यादा है या R2 का स्लोप ज्यादा है। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। प्लीज आंसर करते हैं इसका। ये देखो, ये सर R1 ग्रेटर है R2। हाँ, R1 का स्लोप ज्यादा है और R2 का स्लोप कम है। ये देखो, ये मेरी बाजू ऊपर जा रही है, स्लोप बढ़ गया, बाजू नीचे आ गई, स्लोप कम हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये R1 का स्लोप ज्यादा है और R2 का स्लोप कम है। स्लोप बराबर रेजिस्टेंस, बात खत्म। ठीक है, आंसर ए। ये क्लियर है बेटा? चलो जी सर। ओके हो गया जी। A piece of copper and an other germanium, दो जी मटेरियल है, एक जर्मेनियम का है और एक कॉपर का है, और कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर टू 77 केल्विन, इतना ठंडा टेम्परेचर 77 केल्विन, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। द रेजिस्टेंस ऑफ, जी बेटा एक बात याद रखो, दो बातें की है उसने, एक कॉपर के लिए की है और दूसरी बात उसने की है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। बड़ी मजे की बात है, जरा नोट कीजिए, एक कॉपर के लिए और एक जर्मेनियम के लिए। कॉपर जो होती है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आप टेबल भी देख सकते हैं। जो जर्मेनियम होता है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव होता है। अब इन बातों का मतलब क्या होता है, तुक क्या है यहाँ पे इन बातों का? तुक ये है कि जैसे ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। एक बात, अगर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव है तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। बच्चों बात समझ गए? अब आपने जर्मेनियम का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया है तो जर्मेनियम की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कॉपर का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगी। एक की रेजिस्टेंस कम होगी, एक की रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब खुद देख लो आंसर क्या होगा, कॉपर डिक्रीज, जर्मेनियम इंक्रीज, डेल्टा इज अ राइट आंसर। क्लियर बच्चों? आगे चलो। Which of the following graph is for semiconductor? और बच्चों बात ये है कि सेमीकंडक्टर जो होता है आपको पता है उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये स्लोप जो है ना, ये मेरे कर्सर नजर आ रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप है ये। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका मतलब ये कि ये इसका आंसर बीटा इज अ राइट आंसर। ठीक हो गया? सेमीकंडक्टर, अगर आपको यकीन नहीं है तो चैप्टर नंबर 18 का दूसरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, पी एन जंक्शन, उसके अंदर ये ग्राफ बना हुआ है, वो नॉन ओमिक मटेरियल है। सेमीकंडक्टर के लिए पी एन जंक्शन के लिए ग्राफ बुक पे बना भी हुआ है। आगे चलो। द ईएमएफ इज ऑलवेज, बेटा जो ईएमएफ होती है वो कॉज होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो इफेक्ट होता है। बैटरी के अंदर हमेशा एनर्जी वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है। अगर बैटरी आप नई बाजार से परचेज करते हो तो उसमें ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलो। ओहम लॉ फॉर ओमिक रेजिस्टेंस गिव्स स्लाइटली अपना स्ट्रेट लाइन whose slope gives, स्लोप क्या होता है बेटा, अभी मैंने स्टार्ट में बताया, अगर यहां पर I दिया हो, ये V है, यहां पर I दिया हो तो फिर क्या होगा बेटा, अगर यहां पर I है और यहां पर V है, इसका मतलब ये है कि जिसका स्लोप होगा वो आ जाएगा I over V which is equal to R। ओहम लॉ का जो ग्राफ होता है ना बेटा, एक बात रट लो, ओहम लॉ के ग्राफ में हमेशा करंट वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये बात पल्ले बांध लो, ठीक है। अगर ये V दिया होगा ना वाई पे, वो ग्राफ भी वैलिड है लेकिन वो ओहम लॉ का ग्राफ नहीं होगा। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 है जी, ओहमिक फॉर रेजिस्टेंस। अच्छा ये कर लिया हमने।
क्वेश्चन नंबर 32 बेटा सेम ही है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 था, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। वही I = V over R वाला फार्मूला लगाओ, वहां से करंट की वैल्यू निकाल लो। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है V क्या होती है, R = V over R, V वोल्ट, R सॉरी R = V over I, वोल्ट ओवर एम्पेयर, अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, तो जी क्वेश्चन नंबर 34 है ना बेटा, इसमें सब्सटेंस व्हिच डू नॉट ओबे ओहम लॉ, जाहिर बात है जो नॉन ओहमिक मटेरियल होते हैं, हमारे घरों के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रही है ना, वो सारी नॉन ओहमिक होती हैं, ठीक हो गया ना, हीटर है, पंखा है, लाइट है, व्हाटएवर बेटा जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ फ्लैट आयरन मार्क, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ रहा हूं बेटा, देखते जाए साथ साथ। अ फ्लैट आयरन इज मार्क्ड 120 वोल्ट 60 वाट इन नॉर्मल करंट इन इज, हाँ अब इस पे बताओ, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। एक आयरन है इज P is equal to VI. P = VI, शाबाश, VI। इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ पैरेलल या सीरीज में, ठीक हो गया ना बेटा। तो P = VI फार्मूला लगा के करंट निकाल लो, फार्क करवाओ सवाल को, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर सेकंड इज, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड जनाब पावर होती है, पावर IB भी होती है, पावर V² ओवर R भी होती है, पावर I² ओवर R भी होती है, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, ये पावर की तारीफ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है जी द EMF ऑफ द सेल इज यूजिंग 9 वोल्ट है, द रीडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है, वो दिया हुआ है 7.5 वोल्टेज है, व्हाट इज करंट, ये मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जी बहुत आसान है, और लकीली बोर्ड पे ये फार्मूला लिखा भी हुआ है, ये देखो ये फार्मूला बोर्ड पे, यही फार्मूला बेटा आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो ये आएगा E = ये EMF है, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा, और वो आपको सर्किट में लगा नजर आ रहा है, प्लस I और ये R। लो जी बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो जो गिवन है, बताओ 9 वोल्ट है और 7.5 वोल्ट रीडिंग आ रही है, लो जी 9 वोल्ट है, 7.5 जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, I कैलकुलेट करना है, और R की वैल्यू 15 दी हुई है। लो बेटा इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लो, ये उधर आ जाएगा, 15 का डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर जो है बेटा ये 0.5 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 38, इन प्राइमरी सेल हैज अ 1.5 वोल्ट, जी जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हो। जी सर, ये जो आपने अभी लास्ट 37 मेरे ख्याल से करवाया, ये हाँ, 38 जी जी सर, 37 सर, जी जी सर इसमें I = V over R, तो V की जगह पे अगर हम 7.5 over R ये पुट कर दें 15, आई थिंक फिर भी 0.5 ही आ रहा है। यार जानबूझ के फोटो के छत्ते में क्यों आते हो, जब सिंपल सिंपल फार्मूला दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल लो। असल उससे में भी जो सर बोर्ड ये भी तो सिंपल है ना सर, I = V over R, I = V over R, अच्छा इसमें क्या करना है बताओ। V में सर आप 7.5 पुट कर दें, कर दिया, आगे R पे 15, 1/2 0.5 0.5 आंसर आ गया। जी सर। अच्छा इसमें ना मसला है, इसमें एक मसला है, अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से। असल में ठीक है, अगर किसी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसको इससे भी कर सकते हो। फिर वो कहते हैं 7.5 जो वोल्टेज दिया हुआ है वो किधर गया, ठीक है। वो कुछ बच्चे फिर यहाँ पर ना 9 वोल्ट में पुट कर लेंगे, यहाँ पर 9 वोल्ट का भी पुट कर सकते हैं ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पुट करना है, ये फार्मूला भी लगाना आपने, लेकिन यहाँ पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस पुट करना है, EMF पुट नहीं करना, फिर ये गलती नहीं करनी फिर, इसलिए फिर हम ये टीचर फार्मूला जो है ना इसको प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा। देखो ना आपने लिखा है मुझे I = V over R, अब कुछ 9 पुट करके तो 9/15 आंसर तो नहीं आएगा, 9 तो EMF है, इसलिए हम इस फार्मूले को प्रेफरेंस देते हैं। समझ लगी है ना, आपकी बात भी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो। अच्छा आगे चलो, अ प्राइमरी सेल हैज अ EMF 1.5 वोल्ट, ठीक हो गया, प्राइमरी सेल है तो उसकी EMF दी हुई है, और रेजिस्टेंस व्हेन 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, लोड रेजिस्टेंस लगा दी उसके साथ 5 वोल्ट की, इस 0.2 एम्पीयर करंट है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बेटा यही फार्मूला लगाना आपने, E VT और I और R निकालना आपने,
ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने, कर लोगे ना, ये फार्मूला बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। 39 देखो, अ वायर कितनी दी हुई है जनाब, सर काइंडली सोल्व कर दें आप। सॉल्व कर दूं यार, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है बच्चे, जस्ट वैल्यूज कर देता हूं यार, टाइम कम है ना सर, 10 मिनट रह गए, जरा जल्दी कंप्लीट करना है। फार्मूला मैंने ये बताया कि सिर्फ यहां से आर की वैल्यू निकालनी है यार, ये लो यार, क्यों परेशान होते हो। E माइनस वी टी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, ये निकलेगी E माइनस वी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल आई। तो इस फार्मूले के अंदर आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अब तो कर लोगे ना, ये फार्मूला नोट कर लो। चलो जी, अच्छा आगे चलो। 5 एम्पेयर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वॉट्स द सर्किट। फ्यूज लगा हुआ है जी, 5 एम्पेयर उसकी कैपेसिटी है, 5 एम्पेयर से करंट जैसे ऊपर जाएगा ना तो फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, ये फ्यूज की क्वालिटी होती है, ठीक हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज इज, लो जी बेटा हमेशा याद रखो, फ्यूज को भी ना 5 एम्पेयर है, फ्यूज जो होता है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। फ्यूज जब भी सर्किट के साथ लगाते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला पावर का P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो फ्यूज इज कनेक्टेड सीरीज वाइज। जब भी फ्यूज की बात हो ना, फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। जब करंट सर्किट से गुजरता है ना तो फ्यूज जल जाता है उसका, तो वो जो लोड रेजिस्टेंस होती है पंखा वगैरह वो जलता नहीं है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट है जी, वेरी सिंपल फार्मूले है बेटा, वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, ठीक है, बच्चों वाले सवाल है, ठीक है। फार्मूले आने चाहिए और फार्मूला का यूज आना चाहिए, कौन सा फार्मूला किधर लगाना है। 5 एम्पेयर फ्यूज इज विद, सही नोट कर लिया हमने, अच्छा नेक्स्ट देखो, अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, हीटर कॉइल है उसको हमने 2 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया है। द हीटर जनरेटेड विल बी नो, क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो इसको। A heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in a heater, ठीक हो गया। The heater is generated will be, ठीक है, जब 2 कट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, लो बेटा लेंथ का आपने पढ़ा होगा। अच्छा पहले ये बताओ, मेरा आप लोगों से सवाल है, हीटर आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज, जल्दी बताओ जल्दी। हीटर है, फार्मूला पैरेलल में सीरीज में, सर पैरेलल। जल्दी पैरेलल, जबरदस्त सीखे हो आप लोग। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, समझ लगी बेटा। अब हमें लेंथ हमें जो पता होती है कि R प्रोपोर्शनल टू L होती है, पढ़ा हो ना फार्मूला। अगर लेंथ को हाफ कर देंगे रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो पावर 2 टाइम हो जाएगी, पावर 2 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ये ना हो कि आप P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा के बैठे हो। जब भी घरों की डिवाइसेस आएगी ना, चुप करके V स्क्वायर आर लगा देना और रिलेशन डेवलप कर लेना, कहानी खत्म, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जनरेटेड पूछा है वैसे जनाब, हीट जनरेटेड पावर कंज्यूम होती है सरकार, जितनी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी उतनी हीट जनरेटेड ज्यादा नहीं होगी ना। पर पावर कंज्यूम किसके बराबर होती है, ब्राइटनेस, यानी हीट जो जनरेट हो रही है, बताया था ना अभी मैंने, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आगे चलो, लो जी, ओके 5 मिनट में लेट हो गए सर, थोड़े सवाल हो गए सर, सिर्फ 4 बेटा, ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, लेक्चर मेरा ओवर हो गया, ये जल्दी से कर लेते हैं इसको। 232 वाट है, 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज है, अच्छा फिर उसको पैरेलल में लगाया हुआ है। द पावर कंज्यूम बाय ईच क्रॉस इज, बेटा ये आप लोगों ने करना है, सीरीज का फार्मूला लगाना आपने आई स्क्वायर आर और पैरेलल के लिए लगाना है V स्क्वायर ओवर आर। दोनों के रिजल्ट देखोगे, इसको ऑर्डर में जवाब देना है,
समझ लगी? v स्क्वायर ओवर r में करोगे तो 16 वाट आ जाएगा, i स्क्वायर ओवर r में करोगे तो 64 वाट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सादा सा, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल हो रहा है। समझ लगी ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 43 देखो, टाइम कम है इसलिए मैं तो चपानी करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए बेटा माजरत है। करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड बाय, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, ओनली नेगेटिव आयन है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्लो करते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, आयन। कॉपर आयन और सल्फेट आयन आपको पता है ना, सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर बोथ आएगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कॉपर सल्फेट की। ठीक है, नो जी, नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्जेस बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव, नो बेटा अब आपने बताना है कि कनेक्टेड है, नो करंट विल बी फ्लो between two charged bodies when they connected of same। बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना तभी करंट फ्लो करेगा, सेम पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बात भी ज़हन में रख लो। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा, सेम पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका आंसर सेम पोटेंशियल बी आएगा आंसर। तो ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर बेटा पर केल्विन होता है इसका आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर है। The steady current in passing through a linear conductor of non-uniform cross sectional। बेटा जो steady current होता है ना in a conductor of non-uniform cross section, the net quantity of charge in any cross section independent of cross section है, reactive proportional to I है। बेटा जो steady current होता है ना वो independent of area होता है, independent of cross sectional area। ठीक हो गया जी? The specific resistance of a wire is, बेटा ये आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। आगे बेटा ये कर लीजिएगा, सादा सादा से सवाल है, 3 रह गए जी बेटा। The drift velocity of free electron in conductor is v if current I is flow in it with both radius and current is double, then drift velocity will be, drift velocity का फार्मूला याद है किसी को? अगर वो आता है तो इससे आप कर सकते हो। Drift सर velocity, आई ओवर एन नहीं है। हाँ I ओवर NEA ये होता है फॉर्मूला, और I किसके बराबर होता है? V ओवर R होता है, ये वैल्यू जहां पुट करो। बेटा लाइट ऑफ होगी, ये आ रही है आवाज मेरी? सर आई आई की वैल्यू पुट करनी है। यार लाइट ऑफ, हाँ जी, I की वैल्यू V ओवर R पुट करनी है, वहां से रिलेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है एरिया की ना सर लेकिन उसने वी का तो पूछा ही नहीं है, मतलब एरिया का लिखा सर है मैंने। सर एरिया की वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। या ठहर जो, I is flowing through a circuit in the same radius and current is doubled। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाइट आ गई, सॉरी बेटा उसके लिए माजरत। लो जी आगे इसका सिंपल सिंपल बेटा, आगे मैक्सिमम पावर डिलीवर का फार्मूला लिखे हुए हैं, इसके ओवर 4R, ये मैंने करवाया भी अभी। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज के फ्लो से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। कन्वेंशनल करंट लोगे फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक करंट ओनली होगा। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी